नमस्कार, हमारी खास पेशकश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हेमंत केवलिया। और आर पार में दरअसल जिक्र चाचा भतीजे को लेकर होगा। चाचा भतीजे को लेकर जिक्र इस वजह से क्योंकि महाराष्ट्र की सियासत में एक और खेला होता हुआ नजर आ रहा है। वजह इसके पीछे की यह है कि अजित पवार का दरअसल कैबिनेट बैठक से दूरी बनाना, अमित शाह के आने पर भी दूरी बनाना कई तरह के सवालों को जन्म दे रहा है। स्थितियां ये कि कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है और ऐसे में संख्या चाहिए ज्यादा। और वहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का अगर जिक्र किया जाए तो उनकी पार्टी के विधायकों को मंत्रालय में जगह देने के लिए वो भी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। ये रही बात नाराजगी की, महाराष्ट्र की सियासत की। लेकिन सबके बीच में अहम दिन आज इस बात को लेकर भी है कि घड़ी किसकी, यानी कि बॉस एनसीपी का कौन होगा। इलेक्शन कमीशन आज ये भी तय करेगा। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। एनसीपी के बॉस की लड़ाई, फैसले की घड़ी आई। किसके हक में होगा फैसला? चाचा भतीजे की अग्नि परीक्षा। शिवसेना का विवाद महाराष्ट्र का था, असर महाराष्ट्र की राजनीति पर था, लेकिन देख पूरा देश रहा था। अब एक और महाराष्ट्र के विवाद पर पूरे देश की नजरें हैं। विवाद चाचा भतीजे का है। फैसला चुनाव आयोग करेगा। फैसला किसके हक में होगा? फैसले की घड़ी करीब आ रही है। घड़ी का कांटा जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, चाचा और भतीजे दोनों ही गुटों की धड़कनें भी बढ़ने लगी हैं। सिंबल पर दोनों गुट हक जता रहे हैं, लेकिन असली हकदार कौन है, ये फैसला चुनाव आयोग करेगा। चुनाव आयोग के फैसले से पहले आप ये जान लीजिए कि कौन क्या दावा कर रहा है और एनसीपी के असली बॉस का हकदार कौन है। एनसीपी का असली बॉस कौन? शरद पवार गुट, वकील अभिषेक मनु सिंघवी बहस करेंगे। अजित पवार गुट, सुनवाई के लिए वरिष्ठ वकीलों की टीम। करीब 8 से 9 हजार हलफनामे दाखिल करने की तैयारी। करीब 1,30,000 हलफनामे दाखिल करने की तैयारी। शरद पवार के नेतृत्व में ही देश भर में चुनाव लड़े गए। अजित को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जा चुका है। शरद पवार की राकांपा का देश के 28 राज्यों में दबदबा, 2/3 से ज्यादा विधायकों के समर्थन का दावा भी है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में फूट पड़े 3 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। पार्टी पर अजित पवार और शरद पवार दोनों गुट दावा कर रहे हैं। दोनों ही खुद को असली एनसीपी बता रहे हैं, लेकिन असली कौन है, यह फैसला चुनाव को करना है। हालांकि चाचा भतीजे की लड़ाई के बीच अजित पवार की एनडीए से नाराजगी की खबरें भी हवा में उड़ रही हैं। कहा जा रहा है कि अजित पवार नाराजगी की वजह से ही कैबिनेट बैठक से दूरी बना रहे हैं। बीते दिनों जब जालना में मराठा आरक्षण की मांग कर रहे मनोज जरांगे पाटिल से मिलने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गए तो वहां पर अजित पवार साथ नहीं गए। फिर जब अमित शाह गणपति दर्शन के लिए मुंबई आए, उस वक्त भी अजित अमित शाह से मिलने नहीं पहुंचे। यानी आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति में क्या होगा, इस पर अभी सिर्फ अगर मगर किया जा सकता है। हालांकि महाराष्ट्र की सियासत का पूरे देश पर असर पड़ेगा, इसीलिए महाराष्ट्र की राजनीति में उठापटक पर सभी की नजरें हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो महाराष्ट्र में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। अजीत की नाराजगी है एक तरफ और दूसरी तरफ सिंबल को लेकर एक लड़ाई है। इस लड़ाई में ये दावे किए जा रहे हैं कि घड़ी दरअसल किसकी, यानी कि चुनाव चिन्ह जो है वो किसका है और एनसीपी किसकी है। इसको लेकर एक अलग तरीके की वर्चस्व की लड़ाई जो है लगातार निकलकर सामने आ रही थी, जिसमें यह जिक्र किया गया खुद शरद पवार की ओर से, भले ही सिंबल चला जाए लेकिन पार्टी तो हमारी ही रहने वाली है और हमारे कार्यकर्ता, हमने जो काम किया बरसों से इसको सींचा है, वो उसके साथ जो लोग खड़े हुए हैं वो लोग हमारे साथ हमेशा के लिए खड़े रहेंगे। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इसके लिए वो पूरी तरीके से आश्वस्त हैं। लेकिन इस बीच अब चुनाव आयोग की ओर से अगर हम देखें तो इसको किस तरीके से देखा जाएगा, समझा जाएगा, ये अलग तरीके का विषय है। लेकिन वहीं महाराष्ट्र में इस फैसले से पहले ही अलग तरीके के समीकरण भी बनते नजर आ रहे हैं और वो इस वजह से भी है क्योंकि आने वाला वक्त कैबिनेट के एक्सपेंशन का है, विस्तार का है। और इस विस्तार में यह माना जा रहा है कि 14 नए मंत्री अगर बनाए जाएंगे तो बीजेपी के 10 हों, उसमें 4 अजीत पवार के गुट यानी कि एनसीपी के हों 4। लेकिन वहीं पेच फंस रहा है एकनाथ शिंदे की पार्टी यानी कि एकनाथ शिंदे गुट के जो का अगर देखें तो 4 मंत्री वो भी चाहते हैं।
और इसी पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। अनु पाटिल जी हमारे साथ हैं, महामंत्री एनसीपी से। अनु जी, बहुत स्वागत है आपका। प्रणय अजमेरा जी नेता है एनसीपी शरद पवार गुट से। प्रणय जी, आपका बहुत स्वागत है। राकेश शेट्टी जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से हैं। राकेश जी स्वागत। चंदन गोस्वामी प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत आपका। आनंद गायकवाड़ जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत आपका। आनंद गायकवाड़ जी, सबसे पहले शुरुआत मैं आप ही से कर रहा हूँ। किस तरीके से फिलहाल स्थिति को समझें, क्योंकि महाराष्ट्र की सियासत अलग तरीके का भूचाल वहां पर आ जाता है और वैसे में कैबिनेट की बैठक में ना अजीत पवार का पहुंचना, लेकिन वहीं सिंबल को लेकर अलग तरीके की लड़ाई है, किस तरीके से समझा जाए? जी बिल्कुल सही कहा आपने। महाराष्ट्र में जो अस्थिर राजनीति शुरू हुई पिछले 1.5 सालों से, 1.25 सालों से, उसमें स्पष्ट रूप से ये नजर आता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी की आला कमान जो है महाराष्ट्र की राजनीति पे अपना कंट्रोल पूरी तरह से पाना चाहती है। उसी वजह से आपने अगर देखा होगा, जिस तरह से शिवसेना में बगावत हुई, उसके बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस में बगावत हुई, और आज 3-4 बजे तक इलेक्शन कमीशन शायद उसके ऊपर अपना फैसला दे सकता है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र की राजनीति को अस्थिर रख के उसका फायदा जो है आने वाले चुनाव में उठाने का बीजेपी का पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी हो सकती है। और जहां तक रही एनसीपी पे दावा किसका, तो सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना केस में पहले ही डायरेक्शन दे दिए हैं कि जो सांसद या विधायक हो या फिर जो पार्टी के सिंबल पे चुन के आते हैं उनका ऑथराइजेशन जो है वो अलग चीज है, और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ये दोनों अलग चीजें है। तो अभी देखना होगा कि शिवसेना के बारे में जो फैसला हुआ था उसी तरह का कुछ फैसला आएगा जो एनसीपी को लेकर आएगा। जी, यानी कि हालांकि वो अनएक्सपेक्टेड चीजें देखने को मिल रही थी उस वक्त, और वो ही स्थिति क्या इस बार होंगी या फिर नहीं, ये बड़ा जरूरी समझने वाला है। अनु पाटिल जी हमारे साथ हैं। अनु पाटिल जी, क्या आश्वस्त हैं, जीत होगी? जी बिल्कुल जीत होगी। आने वाले समय में पूरा महाराष्ट्र और पूरा भारत देखेगा कि हमें ही सिंबल मिलेगा। और कहीं ना कहीं आपने अभी थोड़ी देर पहले जो कहा कि शरद पवार जी ने ये क्लियर किया है कि सिंबल अगर भी चला जाए फिर भी हमारे कार्यकर्ता लेकर हम लड़ाई लड़ेंगे। इसका मतलब ये बात तय है कि हमें ही सिंबल 100% मिलेगा। ठीक। प्रणय अजमेरा जी, क्या ये बात वही इशारा करती है जो जिक्र अभी अनु पाटिल जी कर रही हैं कि शरद पवार ने खुद कह दिया कि वो तो मैदान में है ही नहीं, मैदान छोड़ दिया उन्होंने? देखिए, आदरणीय पवार साहब ने साफ कहा है कि अगर सिंबल नहीं भी मिलता तो लोग सिंबल को देखकर नहीं, इंसान को देखकर मतदान करते हैं। हाँ। हमारी पार्टी से जो कुछ लोग चले गए हैं, किसी दूसरी विचारधारा का दामन थाम लिया है, उन्हें भी यह बात कहीं ना कहीं सताने लगी है कि सिंबल अगर किसी भी प्रकार का जुगत करके मिल भी जाए तब भी चुनावी मैदान में उनका क्या हश्र होने वाला है, इसके डरावने सपने उन्हें अभी से आने लगे हैं। दूसरी बात, मेरी बड़ी बहन अन्नू पाटिल जी ने कहा कि वे आश्वस्त है कि चुनाव आयोग किस प्रकार का निर्णय देने वाला है। मैं बतलाना चाहूंगा कि चुनाव आयोग एक क्वाज़ी जुडिशियल बॉडी है जो विटनेस डिपोज भी करता है और जिसके सामने एविडेंस भी पुट किए जाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि यह मामला प्रलंबित है, न्यायिक है, और इस विषय पर किसी भी प्रकार की टिप्पणी अभी करना बतलाता है कि क्या अन्नू पाटिल जी को या एनसीपी अजीत पवार गुट जी के नेता को पहले से पता है कि चुनाव आयोग क्या निर्णय लेने वाला है। ठीक है, इस पर मैं जवाब ले लूंगा, क्योंकि अमूमन अब यही कहा जाने लगा है कि जो सरकारी संस्थाएं हैं उनकी जानकारी पहले बीजेपी प्रवक्ताओं को मिल जाती है और काम कर रहा है। ठीक, इस पर मैं जवाब बिल्कुल मैं इस पर जवाब लूंगा। हालांकि उन्होंने शरद पवार के बयान को लेकर काउंटर किया था। मैं आ रहा हूँ अनु पाटिल जी, मैं आ रहा हूँ, मैं सभी मेहमानों को एक बार जोड़ दूं, उसके बाद मैं लौटूंगा। राकेश शेट्टी जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ हैं। राकेश जी, ये एपिसोड कितना मायने रखता है महाराष्ट्र की सियासत को लेकर? नहीं, बिल्कुल। आज इलेक्शन कमीशन के सामने दोनों पक्ष अपनी बात रखेंगे, और जैसा मैं प्रवक्ताओं को सुन रहा था कि बाय एंड लार्ज हमें पता है इलेक्शन कमीशन क्या निर्णय देने वाली है, क्योंकि 1 साल पहले यही इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह धनुष बाण का जो शिवसेना का सिंबल है एकनाथ शिंदे जी को दिया है, मुझे पूरा विश्वास है उसी तरह इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट का उस समय पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब तक हमारा हियरिंग कंप्लीट नहीं होता आप कोई डिसीजन मत दीजिए। फिर भी गाय में इलेक्शन कमीशन ने उस समय धनुष बाण का सिंबल एकनाथ शिंदे को दिया था। तो हम ज्यादा अपेक्षा नहीं रखते इलेक्शन कमीशन के ऊपर। हमारा जो अपेक्षा है वो देश के जनता, महाराष्ट्र की जनता की है। जब भी चुनाव 2024 में होगा तब महाराष्ट्र की जनता तय करेगी। यानी कि आपने होप छोड़ दी है, आपने भी होप छोड़ दी है। ठीक है।
मैं अब लौट रहा हूं। चंदन गोस्वामी जी भी हमारे साथ है, प्रवक्ता बीजेपी से। चंदन गोस्वामी जी, सीधा आरोप लगा देते हैं सरकारी संस्थाएं जो हैं गलत तरीके से काम कर रही हैं और इलेक्शन कमीशन को लेकर भी कुछ इस तरीके के इनपुट। सभी को सबसे पहले जय श्री राम, नमस्कार। ऐसा है कि विपक्षियों का जो उनके पक्ष में अगर कुछ फैसला होता है तो वही संस्थाएं निष्पक्ष है, अगर उनके विरोध में या सच्चाई के साथ में जब वो निर्णय देती है तो यही लोग उस संस्थाओं पर आरोप लगाते हैं। ये देश में बड़ी विडंबना है। जनता को और कानूनी विशेषज्ञों को ये समझना पड़ेगा कि ये विपक्ष किस प्रकार से और दूसरी पार्टी किस प्रकार से उसका अपने अपने तरीके से उसका निष्कर्ष निकालती है। रही बात, आप सभी को पता है कि चुनाव आयोग एक स्वायत्त संस्था है, वह सभी पहलुओं पर ध्यान देने के बाद ही उस पर निर्णय लेती है। और वैसे भी शरद पवार जी और अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जो भी है वो उनका अंतर्गत मामला है। ये उनके अंतर्गत मामला तो है, लेकिन वो उन्हीं के गुट के लोग आपके साथ सरकार में भी हैं, इसीलिए आपसे वो जुड़ जाता है। ठीक है, वो उसके बाद चुनाव आयोग जो निर्णय लेगा वो सबको मंजूर होना चाहिए और उसका हमें स्वागत करना चाहिए। किसी और भी और किसी तरफ भी उसका निर्णय जाता है तो ठीक है। ओके, मैं लौट रहा हूं। अनु पाटिल जी कुछ कहना चाह रही थी और जवाब भी देना चाह रही थी प्रणय जी का। अनु पाटिल जी। जी, मैं मेरे भाई प्रणय जी को मैं एक ही बात कहूंगी कि इलेक्शन कमीशन जो भी है वो कायदे के अनुसार चलता है। इलेक्शन सिंबल, रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 29A के अनुसार ये ऑलरेडी ये तय है कि सिंबल हम ही को मिलेगा। ये बात नहीं है कि हम इसके लिए कोई भी आरोप कर रहे हैं, आरोप करना है इसके लिए, तो ये कायदा है और कायदे के हिसाब से जो सही है वही होगा। इसके लिए ये आरोप ना करे कि हम सत्ता में है तो हम मर्जी चलाएंगे। जी नहीं, हम लोकतंत्र में रहते हैं, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को हम फॉलो करते हैं, उस हिसाब से हमें कायदा हमें पता है और कायदे के हिसाब से ही सारे काम होंगे। इसलिए मुझे हमारे लोकतंत्र के साथ हमारे इलेक्शन कमीशन के ऊपर मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में सिंबल से हम ही को मिलेगा। नहीं, ये लेकिन इस कायदे को दरअसल बेईमानी बताते हैं। प्रणय जी इस पर जवाब दे रहे हैं, प्रणय जी जवाब दीजिए। बड़ी बहन पाटिल जी ने जो कहा उस बात से मैं पूर्ण रूप से एग्री नहीं करता हूं। उन्होंने कायदे की एक लाइन पढ़ी, पूर्ण रूप से कायदा नहीं पढ़ा। और मैं अपनी बहन को यह बतलाना चाहूंगा कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय शिवसेना शिंदे गुट के संदर्भ में लिया गया है उसको भी ऊपर भी प्रकाश डालने की काफी ज्यादा जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट का यह मानना था कि चुनाव आयोग ने पहले जाकर जो निर्णय सिंबल को लेकर लिया वो किसी तरह से सही नहीं था। इस पर भी कुछ बातें हैं जो विचाराधीन है, सुप्रीम कोर्ट के सामने पिटीशन पेंडिंग है। अब मैं आता हूं सिंबल के ऊपर, तो मेरा यह स्पष्ट मत है कि जब तक माननीय इलेक्शन कमीशन के सामने सुनवाई नहीं हो जाती, दोनों गुट अपना अपना पक्ष नहीं रखते थे, अपने अपने सबूत नहीं रखते थे, अपनी अपनी बातें नहीं रख सकते, तब तक किसी भी प्रकार का प्रेडिक्शन करना सही नहीं है। अगर आप इतना स्ट्रांगली प्रेडिक्ट कर रहे हैं, अगर आप इतना कॉन्फिडेंट हैं कि इलेक्शन कमीशन आपके अनुसार या आपके मन मुताबिक निर्णय लेगा, तो यह बात अपने आप में स्पष्ट होती है कि किसी ना किसी तरह से वो उन्होंने कहा कि वो नियम कायदे बता रही हैं, उन्होंने कायदे का जिक्र किया, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम प्रेडिक्शन नहीं और हम बता रही हैं। भाई साहब, नियम कायदे में पूर्ण रूप से नहीं बता रही है, वह अपनी सहूलियत के अनुसार हमारी बड़ी बहन नियम कायदे बता रही है। पूरा मामला अगर पेंडिंग है, हियरिंग बाकी है, तो हियरिंग हो जाने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर नहीं, लेकिन आप ही के सहयोगी दल अभी राकेश शेट्टी जी खुद कह रहे हैं कि हमको तो भरोसा ही नहीं, हमें तो केवल जनता पे भरोसा है। तो क्या माने फिर? अगर कोई भी निर्णय आएगा तो वो निर्णय में भी कहीं ना कहीं सवाल उठेंगे फिर, अगर आपके पक्ष में नहीं आया तो। यह कांग्रेस के नेताओं की व्यक्तिगत राय है। जैसा कि बहन ने कहा कि वे डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के लिखे संविधान में विश्वास रखती है, वैसा ही हम भी रखते हैं। अगर किसी की किसी विषय पर व्यक्तिगत राय है तो वह हो सकती है, उस राय का हम सम्मान करते हैं, पर उस राय से हम इत्तेफाक रखते हैं, ऐसा बोलना सही नहीं होगा। मेरा स्पष्ट मत है कि ठीक है प्रणय जी, लेकिन ये जो जिक्र करना, ये जिक्र करना, ठीक है राकेश जी से मैं रिएक्शन लूंगा, लेकिन ये जिक्र करना शरद पवार का कि भाई हम पर सिंबल रहे या ना रहे, हम तो अपने दम पर चुनावी मैदान में फतेह हासिल कर लेंगे, इसके मायने क्या? क्या ये इशारा है? निश्चित रूप से आदरणीय पवार साहब ने जो बात कही, आज बहुत सारे वर्तमान पत्र न्यूज़पेपर्स में भी यह बात छपी है कि सिंबल रहे या जाए, हमें सिंबल से बहुत ज्यादा हेत नहीं, हमें हेत है जनता से।
हम जनता के लिए लड़ रहे हैं, जनता के मुद्दों को हम तेजी से बड़ी मुस्तैदी से उठा रहे हैं और जनता भी यह बात स्वीकार कर चुकी है। आने वाले चुनाव का जस्ट जनता और नेतागण इंतजार कर रहे हैं कि जब भी चुनाव आएगा जो भी सिंबल रहता है, अगर सिंबल रहेगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रहा तो ज्यादा दुख ना मनाते हुए हम आगे बढ़ेंगे, जनता के बीच में जाएंगे, अपनी बात रखेंगे और चुनाव लड़ेंगे। और जनता जो इस जंगल राज से हताश हो चुकी है, वो अभी मत पेटी द्वारा करारा जवाब, मैं फिर से कहता हूं, करारा जवाब देने के पूरे मूड में आ चुकी है। बस चुनाव तक का इंतजार करने की जरूरत हम सभी को है। ठीक है राकेश जी, इस पे कुछ जोड़ना है? राकेश जी अपनी बात रख दीजिए, उसके बाद फिर मैं ये भी समझूंगा कि अजित पवार जो हैं वो नाराज सरकार से भी चल रहे हैं, उसको भी थोड़ा समझेंगे। राकेश जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हम कैसे विश्वास करें? भोपाल के अंदर प्रधानमंत्री जो कह रहे थे कि एनसीपी ये नेचुरली करप्ट पार्टी है, बराबर 2 दिन बाद उनके मंत्रियों के ऊपर आरोप था, उन्हीं को आपने मंत्री बना दिया। आज महाराष्ट्र का हालत इतना खराब है, पॉलिसी पैरालिसिस कहते हैं इसको। आपको पता होगा 4 और 5 तारीख के अंदर 60 लोगों को अस्पतालों में महाराष्ट्र में जान गई है लोगों से। क्यों गई? क्योंकि फंड एलोकेशन नहीं हुआ। क्यों गई? क्योंकि गार्डियन मिनिस्टर नहीं था। आज ये लोग 1.5 साल हो गए सरकार बनाकर, गार्डियन मिनिस्टर नहीं दिया, फंड एलोकेशन नहीं किया, इसलिए जो मरीज अस्पतालों में जा रहे उनकी जान जा रही है। 39 बच्चों की, इन्फेंट्स की जान गई है नांदेड़ में। तो ये महाराष्ट्र को किस राह पे लेके जा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाना है, बनाइए। आपको शिंदेगढ़ के साथ समर्थन लीजिए, आप अजित पवार का लीजिए, सबका लीजिए, मगर आप मंत्री तो डिसाइड कर दीजिए। कैबिनेट मंत्री अभी तक नहीं बने, गार्डियन मिनिस्टर आप बना नहीं रहे। कल के दिन अजित पवार नाराज होकर चले गए थे बारामती, कैबिनेट मीटिंग में नहीं आते। परसों देवेंद्र फडणवीस जी, एकनाथ शिंदे दिल्ली गए, वो उनके साथ नहीं जा रहे। तो इसका मतलब सब कुछ ठीक नहीं है ये अलायंस में, और जिसका असर महाराष्ट्र की जनता को भुगतना पड़ रहा है। ठीक है अनु पाटिल जी, सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, और फिर मैं चंदन गोस्वामी जी आपके पास आ रहा हूँ। अनु पाटिल जी फटाफट। जी जी जी, मैं ये कहूंगी कि ये जैसे कर रहे कि अजित दादा नाराज चल रहे, तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर कुछ ऐसा होता कैबिनेट की बैठक में नहीं पहुंचते, अमित शाह पहुंचते हैं तो वहां वो नहीं पहुंचते। नहीं, जब नाराजगी है अगर, तो बात करिए, बात से ही शायद समाधान निकले, या फिर बात करने का कोई मकसद बचा नहीं है, समझे? नहीं, कैसा है कि इसका कारण अजय दादा ने स्वयं दिया था कि उनकी व्यक्तिगत तबीयत खराब होने के वजह से। नहीं, लेकिन वो अपने आवास में मीटिंग कर रहे होते हैं। फिर देखिए, फिर वो अपने आवास में मीटिंग कर रहे होते हैं। अनु पाटिल जी, ये बात गलत है, ये विरोधाभास है आपकी बात में। जी नहीं, कैसा है कि अगर हम बीमार भी रहेंगे तो आप हम जिस क्षेत्र में काम करते हैं उन लोगों से मिलना तो हम छोड़ नहीं सकते। तो वो अपने क्षेत्र में जितना हो सके, क्योंकि जो इंसान सुबह 4 बजे से लेकर शाम के रात के 2 बजे तक अगर काम करता है तो उसको जनता की फिक्र है, ऐसा नहीं कि वो फिक्र नहीं है। हाँ, उधर वो जा नहीं पाए तो ठीक है, उसका कोई कारण नहीं है। अगर कोई भी अगर नाराजगी होती तो अभी पालक मंत्री, हमारे 6 राष्ट्रवादी के पालक मंत्री बनाए गए, नाराजगी होती तो शायद देवेंद्र फडणवीस जी और एकनाथ शिंदे आज महाराष्ट्र के हमारी पार्टी के मंत्री। वही बात है कि बनाने के बाद ये थोड़ी सी नाराजगी धीरे धीरे बढ़ती हुई नजर आ रही है, और यही वजह कि महाराष्ट्र में कोई बड़ा खेला होने जा रहा है क्या, इसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। चंदन गोस्वामी जी, क्या वाकई सब कुछ ठीक नहीं? कैबिनेट की बैठक में उनका ना पहुंचना और फिर उसके बाद अपने आवास पर मीटिंग कर लेना, क्या ये इशारा कुछ करता है ऐसा कि कुछ ठीक नहीं है? एकनाथ शिंदे के साथ सब कुछ ठीक नहीं, फडणवीस जो खेवनहार बने हुए हैं, संकट मोचक की भूमिका में हैं, तो वो भी संकट में डाल रहे हैं क्या गोस्वामी जी? नहीं, देखिए ये सब मिथ्या बातें हैं। हम लोग आपस में एक कोलेशन बना करके चल रहे हैं। हम एक दूसरे से सब चीजें विश्वास में लेकर के काम करते हैं। अभी किसी की तबीयत या कोई शरीर है कि शरीर काम करते करते कहीं थक जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि नाराजगी है। ये सब वहाँ के जो विरोधी पक्ष के जो नेता है, वो जो सारा दिन मंत्रालय में रहते हुए ये सब अफवाह उड़ाते रहते हैं, है ना। दूसरी बात, रही बात किसी प्रकार की कोई यहाँ पर में अपना कोई बातें नहीं है। एकनाथ जी शिंदे मुख्यमंत्री रहेंगे, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री रहेंगे, और अजित पवार जी उप मुख्यमंत्री। प्रणय जी कुछ कह रहे हैं इसमें, निश्चित बात कई बार बोल चुके हैं। ठीक है प्रणय जी कमेंट कर दीजिए, उसके बाद आनंद गायकवाड़ जी आ रहा हूं आपके पास। प्रणय जी, मुझे लगता है चंदन जी, मैं बोल लूँ कि हम लोग जो है वो मंत्रालय में बैठ करके सरकार चलाते हैं, घर पे बैठ के सरकार नहीं चला रहे हैं। चंदन जी, मुझे लगता है चंदन गोस्वामी जी, क्या मैं मेरी बात रखूं? हाँ जी प्रणय जी, मुझे लगता है चंदन गोस्वामी जी जमीनी हकीकत से और अपने नेताओं के बयान से इत्तेफाक नहीं रखते हैं
आज का ही दैनिक भास्कर या अन्य अगर हम अखबार उठाकर पढ़ते हैं जी। तो एक ही दिन में भाजपा के 3 नेताओं ने गलती से आदरणीय अजीत दादा को मुख्यमंत्री बोलकर संबोधित कर दिया, ना कि एकनाथ शिंदे जी को। उसी दौरान एनसीपी के एक मंत्री धर्मराव बाबा आत्राम जी ने सामने आकर कहा कि बहुत ही जल्द अजीत दादा मुख्यमंत्री होंगे। फिर देवेंद्र फडणवीस जी को सामने आकर सफाई देनी पड़ी कि एकनाथ शिंदे जी ही अभी मुख्यमंत्री और आने वाले समय तक एकनाथ शिंदे जी ही मुख्यमंत्री रहने वाले हैं। मतलब ये जो गड़बड़ झाला चल रहा है, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं। इस वाली जो पद्धति से जो सरकार महाराष्ट्र में काम कर रही है उससे जनता त्रस्त है और इसी के लिए महाराष्ट्र के सरकारी अस्पताल में एक शॉर्ट कमेंट चंदन गोस्वामी जी आप कर दीजिए, उसके आनंद जी आपके पास आ रहा हूँ। चंदन गोस्वामी जी और उनकी पार्टी के नेताओं आ रहा हूँ, राकेश जी प्लीज। चंदन जी ये नहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की है और वे ही रहेंगे। रही बात हर कार्यकर्ता, नहीं आप तो कह रहे हैं सर, लेकिन मंत्री कुछ और कह रहे हैं या फिर वो केवल मैं वही तो बोल रहा हूँ, आप मेरी बात तो रखने दीजिए। जो बाबाराव आसाराम जी है उन्होंने अपने कार्यकर्ता होने के नाते अपनी बात रखी है। आगे की बात ये कर रहे हैं, चुनाव के बाद जो होगा वो बात की बातें है। फिलहाल में भाजपा के ही चंद्रशेखर बावनकुळे जी, मुनगंटीवार जी, फडणवीस जी दादा को मुख्यमंत्री बोलकर संबोधित करने लगे। चलिए ठीक है, बाद में कहते हैं कि गलती से निकल गया। ओके कुछ तो कुछ गड़बड़ जाला चल रहा है। ठीक है, आप नहीं ठीक है, बताइए पर ये पब्लिक है, सब जानती है। ओके आनंद गायकवाड़ आप अपने हंगरी राज्य अपने में रही है। अगली सरकार में भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे और अजित पवार जी की बनेगी। इधर उधर की बातें करने से मंत्रालय में बैठकर के फैसला बनाएंगे, लोगों के काम करेंगे। ठीक है, लेकिन आज भी फैसला भी तो आना है, उस फैसले का भी इंतजार कर रहे हैं लोग। ठीक है, मैं आनंद गायकवाड़, मैं राकेश जी आ रहा हूं आपके पास, आखिरी कमेंट आप ही से लूंगा। लेकिन आनंद गायकवाड़ जी, ये जो भी स्थितियां बन रही हैं वो इशारा क्या करती हैं? वाकई क्या बिल्कुल सब कुछ ठीक नहीं चल रहा महाराष्ट्र के अंदर, जिसका जिक्र भी प्रणय जी ने भी किया, चंदन गोस्वामी जी हालांकि बातें इसको कवर अप करने का कोशिश कर रहे हैं, राकेश जी ने भी वो बात कही कि भाई 14 मंत्री बनाने हैं, 10 तो तय हो गए, 4 को लेकर रस्साकसी है। आनंद जी बिल्कुल, सरकार के सामने बहुत से चैलेंजेस हैं। सिर्फ ना कि राज्य मंत्री को नियुक्त करना है, गार्डियन मिनिस्टर, अभी भी कुछ मिनिस्टर के पास 3-3, 4-4, 2-2, 3-3 डिस्ट्रिक्ट्स के गार्डियन मिनिस्ट्रीशिप है, महामंडलों की नियुक्ति अभी होनी है। तो सरकार के सामने चैलेंजेस बहुत है। और अजित पवार अच्छे तरीके से जानते हैं कि राजनीति में प्रेशर टैक्टिक्स को इस्तेमाल करके जो अपने हित में, अपने पार्टी या अपने समर्थकों के हित में जो चीजें लानी चाहिए वो प्रेशर टैक्टिक्स, यानी कि प्रेशर पॉलिटिक्स करने का प्रयास है। मेरा हेमंत जी, मेरा एक सवाल है राष्ट्रवादी कांग्रेस के अजित पवार गुट के जो प्रवक्ता है उनसे कि फैसला जो भी होगा आज के आज होगा, उसके बाद क्या आप मतलब अजित पवार गुट के लोग शरद पवार का फोटो अपने बैनर्स पे, पोस्टर्स पे इस्तेमाल करेंगे? ठीक है, अनु जी फटाफट से कमेंट कर दीजिए, उसका राकेश जी आखिरी कमेंट। अनु जी देखिए, ऑलरेडी राष्ट्रीय अध्यक्ष अजित दादा ऑलरेडी हम लोगों ने डिक्लेयर कर लिया है। तो मुझे नहीं लगता कि उसके बाद से हम पवार साहब का फोटो वहाँ पर बैनर पे लगाएंगे। चलिए ठीक है, राकेश जी आखिरी कमेंट। जी माफी के साथ रोक रहा हूँ। पार्टी को जो इतना बड़ा मैंडेट मिला है केंद्र में, उसके बाद पूरे देश में उन्होंने सभी पार्टी को तोड़ने का कोशिश किया, जैसे समाजवादी पार्टी हो, लोक जनशक्ति पार्टी हो, फिर अकाली दल हो, शिवसेना और एनसीपी। भारतीय जनता पार्टी को ये बता देना चाहता हूँ कि आपको जो मैंडेट लोगों ने दिया, लोगों के लिए काम करने के लिए दिया, ना कि ईडी का इस्तेमाल करके दूसरे पार्टी को तोड़ने का। तो मेरा उनको यही राय रहेगा कि आप फोकस 2024 के चुनाव में करिए और लोगों के लिए काम करिए, और नहीं तो ये आप आमदारों को लेंगे, सब करेंगे, मगर आखिरी में जनता जो देख रही है, समझ रही है, वो वोट जो डालेगी वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ डालेगी और इंडिया अलायंस। ठीक है प्रणय जी, आखिरी कमेंट में आप जो कहना चाह रहे हो कह दीजिएगा, लेकिन उसके साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या वाकई स्थितियां अगर बदलती हैं तो क्या चाचा भतीजे एक साथ हो जाएंगे आगे की स्थितियों को अगर समझें तो? जैसा कि अन्नू पाटिल जी ने यहाँ पर कह दिया, मैं मानता हूं कि उन्होंने जल्दबाजी में यह बयान दे दिया कि अगर इलेक्शन कमीशन का निर्णय जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं आता है तो दादा गुट के नेता पवार साहब के फोटो का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मेरा अन्नू पाटिल जी से अनुरोध है कि इस वाक्य पर पूर्ण विचार करें, क्योंकि आज भी आप पब्लिक के बीच में जाते हैं तो आपको पवार साहब के पोस्टर, पवार साहब के नाम, पवार साहब के काम, पवार साहब की तपस्या, पवार साहब के लोगों के लिए विजन को लेकर ही जाना पड़ता है। इसलिए अलग होने के बावजूद भी आप हमारे नेता के पोस्टर का, फोटो का इस्तेमाल कर रहे हैं। आदरणीय साहब ने कितनी बार कह दिया कि हमारी फोटो का इस्तेमाल ना करें, उसके बाद भी आप जानते हैं कि बिना साहब
आपके, आपको कोई नहीं पूछने वाला, और इसलिए बार बार आप फोटो का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर जो ये वक्तव्य आप दे रही हैं बड़ी बहन कि आपकी पार्टी के नेता अगर निर्णय आपके अनुसार आता है तो पवार साहब के फोटो का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इस पर पूर्ण विचार करें, क्योंकि मुझे ठीक है, माफी के साथ ओके माफी के साथ मैं रोक रहा हूं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए प्रणय जी, राकेश जी, चंदन जी, आनंद जी, बहुत शुक्रिया अनु पाटिल जी, आप हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर स्थितियां आप कुछ देर में साफ हो जाएंगी कि फैसला आखिर चुनाव आयोग का क्या निकलकर सामने आता है कि घड़ी किसकी होगी, घड़ी किसके हाथ में बंधेगी, ये बहुत महत्वपूर्ण महाराष्ट्र के लिए है। हालांकि अजीत पवार का नाराज होना भी क्या मायने रखता है महाराष्ट्र की सियासत में, एक और एपिसोड, एक और अध्याय जुड़ जाएगा क्या? इसी के साथ आर पार में इतना ही। आप देखते हैं हिंदी खबर। नमस्कार।